नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम परिचय में। तो दोस्तों आज हमारी क्लास 8 है। इससे पहले हम 7 क्लासें कर चुके हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आपकी जो पिछली क्लास में आपने जो पढ़ा है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहला जो दोस्तों प्रश्न है वह कौन सा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ये हम पिछली क्लास में पूरा आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526 और सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1528, 20 अप्रैल 1527। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1526 में होता है। किस किस के बीच में होता है, बाबर और इब्राहिम के बीच में होता है। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जैसा कि एग्जाम आजकल बना रहा है, बहुत डिटेल में जा रहा है। ये अपडेट नहीं पूछी जाएगी कि 1526, अब यहाँ पे ऐसा करके प्रश्न आएगा कि पूरी डेट आपसे पूछी जा सकती है। तो पूरी डेट आपको याद रखनी है 21 अप्रैल 1526, इसलिए ये प्रश्न दोस्तों पूछा मतलब बनाया गया है। और ये मैंने बनाया नहीं, बल्कि ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी के एग्जाम में। दूसरा प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। 1526 में बाबर ने किस शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, हसन गंगू, कृष्णदेव रॉय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। बाबर और सिकंदर, बाबर और नादिर शाह, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और हियायत खां। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और राणा सांगा। कब होता है दोस्तों, 1527 में होता है। और आपको मैंने बताया था जो खानवा का युद्ध था, इसी में बाबर क्या करता है, जिहाद का नारा भी देता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। चौथा प्रश्न है दोस्तों, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो चंदेरी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 29 जनवरी 1527, 29 जनवरी 1528, 25 फरवरी 1928, 20 जुलाई 1529 है दोस्तों। ये बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से आपको मतलब पूरी डेटें याद रखी, क्योंकि आपका जो जूनियर सेशन का एग्जाम है उसमें जीएस बहुत अच्छी लेवल की पूछी जा रही है आजकल। तो 29 जनवरी 1527, 29 जनवरी 1528, 25 फरवरी 1928, 20 जुलाई 1529। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 29 जनवरी 1528। आपको ये पूरी डेट याद कर लेनी है। बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था दोस्तों। सीपीयू एसआई 2021 में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी का ये एग्जाम होता है दोस्तों। शाहरुख, रुपया, टंका, दिरहम। इसका राइट आंसर है शाहरुख। तो दोस्तों अब आपको कमेंट करके हमें बताना कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, जिससे कि हमें पता चल सके आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। चलो आज की अब क्लास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की नालियां व सड़कें तो किस किस पद्धति में ये बनी हुई थी, मतलब कौन से कॉन्सेप्ट पे बनी हुई थी। तो ये ऑक्सफोर्ड सर्कस। क्या था ऑक्सफोर्ड सर्कस, तो आपको ये समझना है ऑक्सफोर्ड सर्कस क्या होता था। ऐसे करके मानो ये जो मेन जो हमारी मतलब जो हाईवे होता है, जो आजकल हाईवे होता है, मेन सड़क होती है, उसमें छोटी छोटी सड़कें आके मिलती हैं इस तरह से मिलती हैं। तो ये बीच में ये जो चौराया जिसको कहते हैं, चौराया आजकल हमारे यहाँ क्या कहते हैं, चौराया। इस चौराहे को ही दोस्तों क्या कहते थे, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते थे। किसमें, हड़प्पा सभ्यता में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जहाँ पे ये ऐसे जो छोटी छोटी सड़कें मिली और जो बड़ी सड़क होती है, यही तो हमारा चौराया होता है, इसी को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं। और दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि जो नालियाँ थी, नालियाँ कौन सी पद्धति में बनी हुई थी, तो कौन सी में थी, ग्रिड पद्धति में। एक होती है ग्रिड, यहाँ लिख लो दोस्तों, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति में क्या होता था दोस्तों, पहले नालियां बनती हैं, बाद में इमारतें खड़ी होती हैं। इसमें ये होता है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखिए। ऑक्सफोर्ड सर्कल क्या होता है, जो सड़कें होती हैं जहाँ पे छोटी सड़कें मिलती हैं। बेसिकली ऑक्सफोर्ड सर्कल कुछ नहीं है, चौराया जो होता है वह होता है। और जो ग्रिड पद्धति में नालियां हमारी बनी होती है, इसमें क्या होता है, ग्रिड पद्धति में पहले नालियां बनती है, उसके बाद हमारा मकान जो या फिर इमारतें होती हैं वह खड़ी होती है। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का साइज दोस्तों क्या था, तो 1:1:2:4। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसकी जो मोटाई होगी, मोटाई मतलब ईंट जो देखी ना आपने मोटाई, वो मान लो 1 इंच है, या फिर 1 इंच मान लो। और अगर उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2 इंच है। और उसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 4 इंच हो जाएगी। अब इसको चाहे मीटर में कन्वर्ट करो, किसी में भी करो, तो इसका जो रेशियो निकल के आता है वो 1:2:4 था। और जितने भी मतलब नगर थे हड़प्पा सभ्यता के, सभी नगरों में यही ईंटें पाई गई थी।
अब हम बात करते हैं चनूदड़ो। चनूदड़ो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चनूदड़ो की अगर बात करें तो सिंध प्रांत में है ये, पंजाब। पंजाब कहाँ का? ये पंजाब हमारे यहाँ का पंजाब नहीं है, ये पाकिस्तान का पंजाब है। सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने करी थी दोस्तों? तो एनजी मजूमदार ने करी थी 1931 में। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ लिपस्टिक मिली थी, सिंगारदानी, 4 पहिए वाली गाड़ी मिली थी, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले थे, तो ये हमें कैसे पता चला होगा? तो मान लो दोस्तों उस वक्त जो भट्टा वगैरह आजकल हमारे यहाँ होते हैं, तो वहाँ पे ईंटें जो थपी हुई थी, कच्ची ईंटें, तो वहाँ पे रखी हुई थी बहुत सारी। तो वहाँ पे क्या हुआ, बिल्ली पहले भागी, फिर उसके पास कुत्ता भागा होगा पीछे, तो उसके पंजे पंजे मतलब क्या हुआ, वहाँ पे छप गए। उसके बाद ईंटें पकी होंगी, ईंटें किसी मकान में लगी होंगी जाके, वही हमें आज मिली। और उन्हीं से हमें क्या पता चला कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान हमें मिले चनूदड़ों से। और ये ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई? चनूदड़ों से। तो इस प्रकार से हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुआ कि बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे 2 बातें और आपको जान लेनी है चनूदड़ों के बारे में। पहली तो क्या है कि इसमें कोई भी दुर्ग नहीं था। दुर्ग नहीं था, दुर्ग मतलब क्या कि यहाँ पे कोई भी सुरक्षा दीवार नहीं थी, सुरक्षा दीवार। और जो बाकी नगर थे उनमें सुरक्षा दीवार थी कि कोई हमला करेगा तो उनके बचाव के लिए एक दीवार हुआ करती कि उसके अंदर लोग रहते थे, उसको दुर्ग कहते थे। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मेरे हिसाब से लगती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चनूदड़ों की, वह क्या है? यह एक मात्र ग्रामीण बस्ती थी। क्योंकि हमारा जो हड़प्पा सभ्यता पूरी थी वो नगरीय थी दोस्तों, वो गांव का नहीं, गांव वगैरह नहीं था, पूरा नगर था। मतलब शहर जो आज होते हैं उस तरह की हमारी सभ्यता थी। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा स्थान था, या फिर जो चनूदड़ो था वह कौन था, वह कैसा था? वह ग्रामीण था। यहाँ पे ग्रामीण स्थल पाए गए थे दोस्तों। तो आपको ये बात ध्यान रख लेनी है, इस पे कोई भी सुरक्षा दीवार नहीं थी और ये ग्रामीण थी। अच्छा, यहाँ पे आपको कनेक्ट कैसे करना है, आपको रटना नहीं है। अब सपोज करो यहाँ पे ग्रामीण है, तो ग्रामीण जो लोग होते हैं बेचारों के पास कुछ नहीं होता। जैसे शहर में क्या लोगों की दीवारें बहुत मजबूत होती हैं, हर मतलब बहुत अच्छे अच्छे गेट लगे होते हैं, उनमें मतलब बहुत सुरक्षा होती है। लेकिन गाँव में इतनी सुरक्षा नहीं होती है। उसी प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर याद कर सकते हैं कनेक्ट करके कि ये ग्रामीण था इसलिए इनकी सुरक्षा नहीं होती थी। इस प्रकार से आप याद रख लो कि ये ग्रामीण बस्ती थी और इन पे कोई भी दुर्ग नहीं था, इनकी सुरक्षा दीवार नहीं थी। अब दोस्तों अगर हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बनता है तो मोस्टली इसी पेज से बनता है, यहीं से बनने की संभावना है दोस्तों, कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं अब हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो 1400 किलोमीटर है। पश्चिम से पूरब कितनी लंबाई है? 1600 किलोमीटर है। अब आप देख सकते हैं पश्चिम से पूरब वाली लंबाई ज़्यादा है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी लंबाई ज़्यादा है या दोनों बराबर है, इस तरह से ऑप्शन उसमें थे। तो आपको याद रखना है पश्चिम से पूरब की जो लंबाई थी वो ज़्यादा है, कितनी है? 1600 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे पश्चिम वाला जो स्थान है हड़प्पा सभ्यता का, वह कौन सा है? तो वो सूतकांडे डोर है। ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे है दोस्तों। 1927 में ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज करी थी। इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, इसका नाम भी किसने खोजा था, क्यों? क्योंकि ये 4 तो स्थल हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पश्चिम वो मतलब सबसे जो लास्ट मतलब होते हैं कि सबसे पश्चिम में कौन सा है, सबसे पूरब का कौन सा है। तो ये आपको 1927 ऑरेल स्टाइन, इसकी डेट भी याद कर लेनी है। बात करें सबसे उत्तर, तो मांडा कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में, भारत में, चिनाब नदी के किनारे, अखनूर के निकट। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में भी कहाँ? अखनूर के निकट। उत्खनन इसका किसने करा था? जेपी जोशी ने करा था 1982 में। मांडा। और दोस्तों एक मांडी भी होता है, मांडी। मांडी और मांडा में अंतर है दोस्तों, ये बात भी आपको ध्यान रखिए। मांडी हमारा उत्तर प्रदेश में एक स्थल है, समझ रहे हैं? तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। अगर बात करें कौन सा कि सबसे पूर्वी कौन सा है, तो आलमगीरपुर है। ये कहाँ है? मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे मेरठ में। और अब समझो यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य थे, उनको समझो। क्यों? क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश में है,
मेरठ, मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का हम एग्जाम पे दे रहे हैं तो इसके बारे में भी हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। रोटी बेलन की चौकी, रोटी बेलन की चौकी कहाँ से प्राप्त हुई? आलमगीरपुर से। इसकी खोज किसने करी? बाई डी शर्मा ने। किसने? बाई डी शर्मा ने 1958 में। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं 1958 दोस्तों? क्योंकि इस स्थल की आपको डेट तो हमेशा याद रखनी है 1958। तो 1 जनवरी 1958 को हमारे यहाँ डीआरडीओ की स्थापना होती है, अगर आपको पता हो। डीआरडीओ जो हमारे लिए क्या डिफेंस का सामान बनाता है, पिस्टल हो गई या मतलब बहुत तरह के बंदूक वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं भारत के लिए यही बनाता है। 1958, 1 जनवरी 1958 इसका दिवस भी पूछा जाता है कई एग्जाम में कि डीआरडीओ दिवस कब बनाते हैं, तो 1 जनवरी को बनाते हैं। बात करें मोर गिलहरी की चित्रकारी युक्त बर्तन मिले थे, तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। आलमगीरपुर से क्या रोटी बेलन की चौकी मिली थी, मोर गिलहरी की चित्रकारी युक्त बर्तन मिले थे, बाई डी शर्मा किसकी खोज करी थी? 1958 में। अब हमारा सबसे पश्चिम में आ जाता है स्थान दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में दोस्तों, प्रवरा नदी के किनारे है। गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी है। कभी कभी गोदावरी आ जाती है सहायक नदी में, कभी कभी प्रवरा नदी आ जाती है। तो आपको प्रवरा नदी ज़्यादा याद रखनी है क्योंकि हमारा जो एग्जाम होने वाला है वो थोड़ा डीप होने वाला है। रथ रथ चलाता हुआ मनुष्य, 2 सिंगों की आकृति युक्त बर्तन। अब दोस्तों एक बात आप ये ध्यान रखो कि जो दैमाबाद है महाराष्ट्र में, इससे मोस्टली जो चीज़ें मिली थी बहुत बड़ी बड़ी मिली थी। जब बहुत बड़ा रथ हो गया, बहुत बड़े मतलब जितना भी बहुत बड़े रथ या फिर कुछ भी गाड़ी घोड़ा जो भी मिली थी आकृति मिली थी बहुत बड़ी लेवल पे मिली थी, बहुत ज़्यादा बड़ी। तो क्वेश्चन कभी इस तरह से है कि बहुत बड़ी कोई आकृति कहीं से मिली थी तो आपको वहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक करके आना है? दैमाबाद टिक करके आना है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करा करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताया करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अब दोस्तों हम ये पूरा टॉपिक देखेंगे हुमायूं को। हुमायूं को आज देखेंगे। तो हुमायूं को जन्म होता है 1508 में होता है। कहाँ होता है? काबुल में होता है। मृत्यु उसकी कहाँ होती है? 1556 में होती है, दिल्ली और शेर मंडल पुस्तकालय में। दोस्तों ये बात आपको यहाँ पे समझनी है, हुमायूं की जो मृत्यु होती दिल्ली में होती सबको पता है, लेकिन शेर मंडल पुस्तकालय के बारे में सबको नहीं पता। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, शेर मंडल पुस्तकालय में किसकी मृत्यु होती है दोस्तों? हुमायूं की होती है। ये जो एक पूरा टॉपिक हम कराते हैं ये बार बार आपको रिपीट कराते रहेंगे जिससे कि आपको ये पूरा याद हो जाए। जो अगर आपको ये पूरा मतलब मध्यकाल पढ़ना है तो 13 क्लास में हमने पढ़ा रखा है, आप तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप मतलब सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे 13 वीडियो है, उसमें पूरा कंप्लीटली डिटेल में मध्यकालीन भारत है। और यहाँ हम उसको बार बार रिवाइज कराते रहेंगे जिससे कि आपकी मध्यकालीन भारत पूरा तरीके से रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद और भी टॉपिक ऐसे ही हम करते रहेंगे बार बार इसी सीरीज में दोस्तों। मकबरा की बात करें दिल्ली में ये हाजी बेगम ने बनवाया था। जीवनी की बात करें हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम इनकी बहन थी, इन्होंने इसकी बनवाई थी। बात करें बाबर के 4 बेटे थे। बाबर के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंडाल। तो बात करें ये दिल्ली आगरा का सूबेदार था, ये काबुल कंधार का सूबेदार था, ये संभल का सूबेदार था, ये अलवर का सूबेदार। अब सूबेदार कौन होते हैं दोस्तों? तो जो आज की डेट में हमारे मुख्यमंत्री होते हैं उसी लेवल के ये सूबेदार होते थे। तो सूबेदार मतलब राज्य का जो मुख्य अधिकारी होता है या जो भी मुख्य व्यक्ति होता है वह होता है। जैसे आज हमारे मुख्यमंत्री होते हैं तो उस जमाने में सूबेदार होते थे दोस्तों। सूबेदार राज्य बेसिकली होता है मध्यकालीन भारत में। ये अफीम का आदि था। तो दोस्तों इस प्रकार के चलन आजकल क्वेश्चन में कई बार मैं हर बार आपको बताता हूँ किसी ने हर टॉपिक में कि कैसे क्या। तो शेर बंडल हो गया आपका, इसकी मृत्यु हुई थी। ये अफीम का आदि था, आपको ये बात ध्यान रखनी है। कौन? हुमायूं। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, इस पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हुमायूं नसीम खां के बीच में होता है, इसमें हुमायूं जीत जाता है, नसीम खां हार जाता है। दोस्तों इसका अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कहाँ कैसे हुआ तब तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो हमारे काम की है नहीं बेसिकली। ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाना है वहाँ हम जरूर पढ़ाएंगे। बिलग्राम का युद्ध कन्नौज में होता है, 1540 में होता है। हुमायूं और शेर खां के बीच में होता है। और शेर खां किस वंश का होता है दोस्तों? सूरी वंश का है, 1540 से 1555 के बीच। बिलग्राम का युद्ध तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है। एक चौसा का युद्ध भी होता है इससे पहले 1539 में। तो ये जो 2 युद्ध होते हैं ये शेर खां सूरी के युद्ध हैं, इस बात से आपको ध्यान रखने हैं, शेर खां से याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो 1540 1555 तक 15 साल का किसका शासन? शेरशाह सूरी का शासन रहता है, सूरी वंश जिसको कहते हैं। अगर बात करें चौसा का युद्ध, देखो आ गया दोस्तों,
1539 में हुमायूं की इसमें हार होती है, शेर खां इसमें जीत जाता है। दोनों युद्धों में कौन जीतता है? शेर खां जीतता है। शेर खां के 2 युद्ध है, 1539 चौसा का। बलग्राम का युद्ध कौन सा है? 1540 में। निजाम नाम के नाविक ने हुमायूं को नदी में डूबने से बचाया। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक निजाम नाम का व्यक्ति था। तो क्या होता है, जब चौसा का युद्ध होता है तो वहाँ पे ये वो बहुत बुरी तरह से हार जाता है हुमायूं, उसके पीछे पड़ जाता है शेर खां इसको मारने के लिए, लेकिन अब वो नदी के किनारे होता है। तो कौन उसको बचाता है? निजाम नाम का नाविक होता है, मतलब नाव चलाने वाला व्यक्ति होता है, तो वो उसको बचा लेता है हुमायूं को। तो हुमायूं इसके लिए 1 दिन का बादशाह घोषित करते हैं, मतलब इसको प्रॉपर, जैसे कि एक खलनायक जो फिल्म है ना उसमें 1 दिन का वो पीएम बनता है, उसी प्रकार इसमें वो 1 दिन का बादशाह बनता है। कौन? निजाम नाम का नाविक हुमायूं बनाता है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। दोहरैया के युद्ध की बात करें तो 1531 में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में होता है, हुमायूं ये जीतता है दोस्तों। सरहिंद का युद्ध की बात करें 1555 में होता है, सिकंदर शाह सूरी इसमें हार होती है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, 15 साल तक जो मुगल सत्ता थी वह तो हार चुकी थी 15 साल तक, तो इसकी पुनर्स्थापना का मतलब क्या, दोबारा से स्थापना हो रही है इसकी। तो 1555 में इसकी पुनर्स्थापना होती है। तो ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए हो जाता है। तो बाकी युद्ध आए नहीं आए, बिलग्राम का इंपॉर्टेंट है, इसमें चौसा के भी इंपॉर्टेंट है, और सरहिंद का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पुनर्स्थापना होती है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध के दौरान हुई। अगर अच्छा लेवल का पेपर जब आता है तब इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सरहिंद का युद्ध 1555 में दोस्तों, और इसमें किसकी हार होती है? तो सिकंदर शाह सूरी की हार होती है। आशीर्वाद, गुरु अंगद देव से इन्होंने क्या लिया था? एक बार जाके आशीर्वाद लिया था दोस्तों। पत्नी हमीद बानो बेगम, इनकी पत्नी का क्या नाम था? हमीद बानो बेगम। उपनाम इसके क्या था दोस्तों? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसका पूरा नाम कह सकते हैं या उपनाम कह सकते हैं। तो आज दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। वीडियो को कि मुझे पता है दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।